नमस्कार दोस्तों। YouTube चैनल सुपर सेवन से मैं मोहित वैष्णव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आर्ट एंड कल्चर में जो पोर्शन पढ़ रहे थे वो दुर्गों का पोर्शन है। यानी कहने का मतलब हमने पहला जो यूनिट लिया है वो दुर्ग से लिया है। ये दोस्तों हमने कल जो दुर्ग पढ़े थे वो जैसलमेर जिले के दुर्ग थे। और दोस्तों जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो सवाई माधोपुर जिले के दुर्ग हैं। तो सवाई माधोपुर जिले में दोस्तों एक ही दुर्ग पड़ता है और वो दुर्ग है दोस्तों रणथंभौर का दुर्ग। अब रणथंभौर के दुर्ग को लेके क्या क्या है कि रणथंभौर के दुर्ग में हम्म, क्या हुआ, किस प्रकार किसने बनवाया और कौन कौन से महल इन आदि का निर्माण। दोस्तों मैं ये जो आपको ये पढ़ा रहा हूँ उसमें दोस्तों मैं इस प्रकार सीक्वेंस ले रहा हूँ। जैसे कल हमने जैसलमेर जिला लिया तो उसमें कहने का मतलब राजस्थान का जो पहला शाखा था वो हुआ, इसलिए पहले मैंने जैसलमेर जिले से लिया। उसके साथ पोखरण पढ़ना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि जैसलमेर जिले में पोखरण का दुर्ग है। दोस्तों आज मैंने सवाई माधोपुर लेने का ये विचार किया है कि रणथंभौर में जो शाखा हुआ था वो राजस्थान का दूसरा शाखा है और वो 1301 में हुआ था। पहला जो शाखा था दोस्तों वो हमने देखा था कि 1292 में हुआ और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था, और दूसरा दोस्तों 1301 में होगा। तो ये दोस्तों मैं कुछ इस प्रकार ले रहा हूँ कि जो शाखा है वो भी याद हो जाए और जैसे जो जिस प्रकार डिस्ट्रिक्ट वाइज जिले डिस्ट्रिक्ट वाइज किले हैं वो भी आपको याद हो जाए। तो दोस्तों आज हम ले रहे हैं वो तीसरा दुर्ग है, और तीसरा दुर्ग का नाम क्या है? रणथंभौर का दुर्ग। कल हमने दो पढ़े थे, पोखरण का दुर्ग और जैसलमेर का दुर्ग। आज है हमारा रणथंभौर का दुर्ग। दोस्तों रणथंभौर का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, ये किस प्रकार बना हुआ है, इसके लिए कौन सी किंवदंती हैं आदि के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसको बनवाया किसने था। दोस्तों इसको लेके है कि एक रणथम रणथंभ देव थे, रणथंबन देव। रणथंबन देव ने ये इस दुर्ग का निर्माण करवाया। और ये करवाया कब था दोस्तों? ये 994 ईस्वी में करवाया था। ठीक है दोस्तों, ये हुआ कि इसका निर्माण किसने करवाया। अब दोस्तों इसको लेके अलग कौन कौन से नाम मिलते हैं तो वो देखते हैं। तो इसको लेके जो पहला अलग नाम मिलता है वो मिलता है रणकपुर। रणकपुर दोस्तों, रणकपुर नहीं बोल रहा हूँ, रणकपुर बोल रहा हूँ। दूसरा नाम मिलता है वो मिलता है रणस्थंभपुर। ये दोस्तों इसका दूसरा नाम हुआ। जो इसका अलग नाम मिलता है रणथंभौर दुर्ग के अलावा दोस्तों, इसी के साथ इसकी एक उपमा मिलती है वो देखते हैं दोस्तों। इसको राजस्थान में दुर्गों का राजा कहा जाता है, यानी राजस्थान में इसको क्या कहा जाता है? दुर्गाधिराज। राजस्थान के किलों का क्या है दोस्तों? ये दुर्गाधिराज, यानी दुर्गों का राजा। अब दोस्तों ये जिस श्रेणी का है कि कहने का मतलब हमने देखा था एरन श्रेणी, वन श्रेणी, पारित श्रेणी, पारिक श्रेणी। तो ये जिस श्रेणी का मिलता है दोस्तों, ये तीन श्रेणियों का एक साथ मिक्सचर है कि ये पहाड़ी पर है इसलिए इसको गिरी दुर्ग। और दोस्तों ये दूर से दिखाई नहीं देता है, कहने का मतलब दूर से दिखाई नहीं देता, पास जाएंगे तभी पता पड़ेगा कि यहाँ दुर्ग बना हुआ है। दूसरा दोस्तों इसका हो गया एरन दुर्ग। कहने का मतलब इसकी जो रास्ता है वो दुर्गम है दोस्तों, दूर से दिखाई नहीं देता, पेड़ पौधों की अधिकता के कारण ये पास में जाने के कारण के बाद ही पता पड़ता है कि यहाँ दुर्ग था। और दूसरा तीसरा है दोस्तों ये वन के अंदर है तो वन दुर्ग। तो ये तीन दुर्गों की श्रेणी आ गई रणथंभौर में। अब दोस्तों इसका नाम रणथंभौर क्यों है? तो दोस्तों ये माना जाता है कि ये रण और थंब इन दो पहाड़ियों पर स्थित है, इसलिए इसका नाम क्या है? रणथंभौर, पहाड़ी पर। ठीक है दोस्तों, इस दुर्ग का नाम रणथंभौर पड़ने के पीछे ये कारण है। अब दोस्तों यहाँ जो जो महल मिलते हैं उनके बारे में जानते हैं। और दोस्तों इसके लिए कुछ इतिहासकारों ने अलग अलग कहने का मतलब उपमाएं और भी दी है, तो वो भी जानते हैं। यहाँ पढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले एक मंदिर है जो मंदिर पढ़ते हैं कि यहाँ पे दोस्तों एक मंदिर बना हुआ है, त्रिनेत्र गणेश का मंदिर। त्रिनेत्र गणेश दोस्तों, गणेश जी के कई मंदिर हैं राजस्थान में, तो दोस्तों उनको भी हमें पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर में। यहाँ दोस्तों त्रिनेत्र गणेश का मंदिर मिलता है, उसकी क्या विशेषता है दोस्तों? जब शादी विवाह का समारोह होता है तो पहली जो कुंकु पत्री जिसको बोला जाता है, कुमकुम पत्री, वो यहीं भेजी जाती है कि उससे गणेश जी को बुलावा जाता है कि वो आए और शादी विवाह को सफल कराएं। तो पहली पहली पत्रिका या कुमकुम पत्री यहीं जाती है। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई इसकी विशेषता। बाकी दोस्तों हमें गणेश जी के मंदिर भी पढ़ने हैं, तो हैरम गणेश, खड़े गणेश, खेड़ गणेश वो आदि हम दोस्तों बाद में पढ़ेंगे। तो ये पहला तो हो गया इसके यहाँ की मंदिर। दूसरा दोस्तों यहाँ पढ़ते हैं कि यहाँ कौन कौन से महल है। तो दोस्तों यहाँ जो दो तीन महल है वो फेमस है। पहला यहाँ का है सुपारी महल, ये फेमस है। दूसरा जो दोस्तों यहाँ का मिलता है वो महल मिलता है दोस्तों
बादल महल कहने का मतलब, बादल महल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि बादल महल लगभग लगभग सभी वहाँ पर है, किलों में है। तो बादल महल ये हो गया दूसरा। अब दोस्तों यहाँ पे एक छतरी बनी हुई है, तो उस छतरी के बारे में जानते हैं। तीसरी विशेषता ले लेते हैं दोस्तों, छतरी। एक छतरी बनी हुई है दोस्तों, और वो छतरी है किसकी, तो वो भी जानते हैं और किस प्रकार इंपॉर्टेंट है वो। यहाँ पे छतरी बनी हुई है जेत्र सिंह की। जेत्र सिंह दोस्तों, जेत लिख दिया मैंने, जेत्र सिंह है। जेत्र सिंह की 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी। अब दोस्तों 32 खंभों की छतरी है जेत्र सिंह की। अब जेत्र सिंह कौन है, तो दोस्तों यहाँ पे एक शासक होंगे हमीर, और उस हमीर के पिता का नाम है जेत्र सिंह। तो जेत्र सिंह ने दोस्तों 32 वर्षों तक राज किया। तो 32 वर्षों के राज के उपलक्ष्य में कहने का मतलब उन्होंने 32 खंभों की छतरी बनवाई। किसने ये छतरी बनवाई, तो है दोस्तों हमीर ने, परंतु है किसकी ये, जेतर सिंह की। और जेतर सिंह कौन है, हमीर के पिताजी। तो ये एक हुआ है आपका छतरी। अब दोस्तों यहाँ पे एक त्रिपोलिया दरवाजा मिलता है, कहने मतलब 3 दरवाजों का समूह मिलता है जिसे त्रिपोलिया कहा जाता है दोस्तों। वो अलग अलग काल में अलग अलग नाम से कहलाया गया। तो यहाँ एक दरवाजों का समूह मिलता है। चौथी विशेषता है 3 दरवाजे। अब इन 3 दरवाजों को अलग अलग काल में दोस्तों अलग अलग कहा गया कि ये 3 दरवाजे क्या क्या कहलाए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये जब यहाँ चौहानों का शासन था, रणथंभौर में दोस्तों चौहान शाखा है वहाँ पे दोस्तों, चौहान शाखा ने राज किया, चौहान वंश के शासकों ने राज किया। तो यहाँ पे दोस्तों चौहान थे, तब ये क्या कहलाए। जब मुस्लिमों का राज हो गया 1301 में दोस्तों, यहाँ शाखा भी होगा तो वो भी देखेंगे। यहाँ पर मुस्लिमों का राज हो गया तब ये क्या कहलाए। और दोस्तों सन 1758 में, 1758 की बात है, एक शासक रहेगा मुगलों में, वो अहमद शाह। और अहमद शाह यहाँ पे इस किले का जो किलेदार बनाएगा वो बनाएगा सवाई माधो सिंह को। सवाई माधो सिंह दोस्तों जय सिंह और ईश्वरी सिंह, सवाई जय सिंह का पुत्र है, और उसको देगा। तो वो दोस्तों यहाँ पे सवाई माधोपुर की स्थापना करेगा। परंतु वो पढ़ने से पहले हम 3 दरवाजों के नाम है, वो किस काल में क्या क्या कहलाए वो पढ़ते हैं। चौहान काल में दोस्तों ये दरवाजे कहलाते थे, वो कहलाते थे तोरण द्वार। ये याद रखिएगा दोस्तों, क्या क्या है, तोरण द्वार। और दोस्तों मुस्लिम काल में कहलाते थे ये अंधेरी दरवाजा। तो अंधेरी दरवाजा, तीनों दरवाजों को अंधेरी दरवाजा कहा जाता था। और दोस्तों जब सवाई माधो सिंह का राज हो गया तब ये कहलाने लगा त्रिपोलिया गेट। तो दोस्तों याद रखिएगा त्रिपोलिया गेट किस दुर्ग में है, वो है रणथंभौर के दुर्ग में। और सवाई माधो सिंह को कब शासक किलेदार बनाया गया, 1758 में। और किसने बनाया, ये अहमद शाह ने बनाया था। ठीक है दोस्तों, ये भी हो गया। और सवाई माधो सिंह इस बाद में यहाँ पे जो अभी नाम है इस जिले का वो है सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर की स्थापना कौन करेगा, वो सवाई माधो सिंह करेगा। जिसके अंदर अभी जिले का नाम माधोपुर है, तो उसकी स्थापना कौन करेगा, सवाई माधो सिंह। ठीक है दोस्तों, सवाई माधो सिंह वैसे नगर बसाएगा सवाई माधोपुर, तो बाद में इसका जिले का नाम माधोपुर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे और क्या क्या मिलता है वो भी देखते हैं। ये 3 दरवाजे तो हो गए दोस्तों इंपॉर्टेंट। अब ये 3 दरवाजों के साथ साथ यहाँ के जो दरवाजे हैं, दरवाजों को पोल कहा जाता है। तो ये 3 तो हो गए यहाँ के दरवाजे, जो है एक काल में क्या कहलाते थे वो। अब इसके अलावा जो अन्य दरवाजे हैं, तो वो दोस्तों मैं 5 नंबर पे लेके देख रहा हूँ कि वो कौन कौन से दरवाजे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका रणथंभौर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार मिलता है वो देखते हैं। प्रवेश द्वार है वो है दोस्तों नौलखा दरवाजा। तो नौलखा दरवाजा ये तो हो गया यहाँ का प्रवेश द्वार। दोस्तों जब हम जैसलमेर पढ़ रहे थे तब मैंने वहाँ पे अक्षय पोल या अक्षय पोल जिसका नाम मिलता है वो प्रवेश द्वार था। दोस्तों प्रवेश द्वार के भी क्वेश्चन आते हैं कि किस किले का कौन सा प्रवेश द्वार है। तो ये हो गया नौलखा दरवाजा। अब दोस्तों यहाँ पे अन्य जो दरवाजे मिलते हैं वो हैं हाथी पोल, हाथी पोल, गणेश पोल, गणेश पोल ये हो गया दोस्तों। और यहाँ पर एक मिलता है सूरज पोल, सूरज पोल। और दोस्तों 3 दरवाजे ही है। तो दोस्तों 1 2 3 4, 4 और 3, 7 दरवाजे लगभग यहाँ पे मिलते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे एक जोरा और भोरा, यानी मतलब जोरा और बोरा अनाज के गोदाम हैं बड़े बड़े, तो वो भी मिलते हैं। तो जोरा बोरा क्या है, अनाज के गोदाम, तो वो भी जान लेते हैं। जोरा बोरा ये क्या है दोस्तों, अनाज के गोदाम, अनाज के गोदाम। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। 3 ये दरवाजे हो गए, 3 दरवाजे जो अलग अलग काल में कहलाए, और 4 दरवाजे अलग से, इसका प्रवेश द्वार है नौलखा दरवाजा।
अब दोस्तों देखते हैं एक यहाँ पर मंदिर, मस्जिद और दोस्तों एक कहने का मतलब जो मिलता है जैन धर्म का मंदिर, वो तीन एक साथ मिलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो मस्जिद मिलती है वो मिलती है पीर सदरुद्दीन, वो दरगाह है दोस्तों सदरुद्दीन, सदरुद्दीन की दरगाह। यहाँ पे दोस्तों मिलता है एक लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर। और दोस्तों यहाँ पर एक मिलता है जैन मंदिर। तो ये तीन एक साथ मिलते हैं कि तीनों साथ में ही है, ये जैन मंदिर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कि यहाँ का जो मिलता है मंदिर और दरगाह है साथ में। यहाँ पे दोस्तों एक दो महल और भी मिलते हैं, जैसे रानी महल और हमीर का महल। तो हमीर के महल और रानी महल भी देख लेते हैं दोस्तों, ये भी मिलते हैं। और दोस्तों एक महल मिलता है जोगी महल, तो उसको दोस्तों हम अलग से देखते हैं, उस पर कुछ अलग विशेषता है। तो हमीर का महल ये हो गया। और एक दोस्तों देखते हैं जोगी महल, तो ये जोगी महल महल क्या है और उसकी क्या विशेषता है। यहाँ पे दोस्तों जो जोगी महल मिलता है, उस जोगी महल की ये विशेषता है कि दोस्तों अभी जो वो महल है, यहाँ पे दोस्तों एक बाग परियोजना चलाई गई रणथंभौर का जो पास में, रणथंभौर के पास में एक बाग परियोजना चलाई गई जो अभ्यारण्य है वहाँ पर। तो वहाँ पर एक इस जोगी महल को कहाँ कैसे बदला गया है कि यहाँ पर जो विश्राम स्थली है तो उस रूप में बदल दिया गया कि बाग परियोजना में इसको विश्राम स्थली के रूप में बदला गया। बाग परियोजना में पर्यटकों के लिए विश्राम स्थली। ठीक है दोस्तों, ये हो गया जोगी महल के किस काम का आया। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रख लेना कि ये कौन सा है, जोगी महल। ठीक है दोस्तों, ये जोगी महल आ गया ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पर एक जो अधूरी छतरी मिलती है, कहने मतलब उसको अधूरा स्वपन कहा जाता है, तो वो किसकी है। एक छतरी हमने जानी थी जैतर सिंह की छतरी है, दो छतरियां और मिलेगी, तो उन छतरियों के बारे में जानते हैं। एक छतरी है दोस्तों यहाँ पर अधूरी छतरी, जिसे अधूरा स्वपन कहा गया है, वो क्या है, इसकी क्या विशेषता है। तो पहले जानते हैं अधूरी छतरी। अधूरी छतरी दोस्तों ये दूसरी छतरी है, पहली जैतर सिंह की है, अधूरी छतरी है। उसका क्या है दोस्तों कि यहाँ ये है लाल पत्थरों से निर्मित, लाल पत्थरों से निर्मित। और दोस्तों ये है किसकी, ये है हाडी रानी करमवती की, रानी करमवती की। दोस्तों ये पहले मेवाड़ के अधीन आते थे, रणथंभौर का दुर्ग। तो हाडी रानी करमवती है दोस्तों, उनके पुत्र होता है उदय सिंह, तो उससे पहले जो शासक होते हैं वो इनको यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर रानी कर्मवती रही और बाद में वो उनका जो चित्तौड़ के दुर्ग में जो शाखा हुआ उसके बारे में अलग से जब हिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है उसमें पढ़ेंगे। इसको क्या कहा जाता है, अधूरा स्वपन। ठीक है दोस्तों, ये हो गया यहाँ की एक और छतरी। और यहाँ पर दोस्तों एक छतरी मिलती है, वो मिलती है हमीर की छतरी, हमीर की छतरी। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया यहाँ का कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या बना हुआ है क्या क्या नहीं वो। अब दोस्तों यहाँ पे जो साका हुआ वो जानते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट भी है, वो राजस्थान का दूसरा साका है, तो वो भी पढ़ते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ राजस्थान में, तो वो जानते हैं पहले। अलाउद्दीन खिलजी के दो चार आक्रमण साथ में देखते हैं कि कहाँ कहाँ साके होते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों, रणथंभौर के दुर्ग में साका। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण कब कब और कहाँ कहाँ हुए। तो राजस्थान में जहाँ जहाँ आक्रमण हुए वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के काल में साका ही हुआ। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी पहले जब अपने चाचा की तरफ से आया था, तब वो जैसलमेर आके वहाँ पर जो शासक था वहाँ पे उसने साका किया था, जौहर केसरिया और रानी ने जौहर किया था। तो बाद में वो अलाउद्दीन खिलजी उस समय शासक नहीं था, वो राजकुमार था। अब दोस्तों दिल्ली पड़ता है, तो दिल्ली से आक्रमण किया तो सबसे पहले वो आया सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर में है रणथंभौर। तो ये काल कब का है दोस्तों, 1301 का। तो 1301 में कहाँ आक्रमण किया, वो किया है रणथंभौर, रणथंभौर। ये हुआ दोस्तों पहला साका। दूसरा साका राजस्थान का, क्योंकि 1292 में पहला साका हो चुका है। जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर शासक बना है तब के बता रहा हूँ दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो राजस्थान में पहले साका हुआ वो 1301 में। फिर वो जाता है चित्तौड़, दोस्तों चित्तौड़ यहाँ पड़ता है, तो वो होता है 1303 में। 1303 में कहाँ गया वो, चित्तौड़। अब दोस्तों वो जाएगा सीधा जालोर, और जालोर में दोस्तों शासक है
पहले चित्तौड़ में शासक है वो है रतन सिंह, यहाँ पर है हमीर। जालौर में शासक है वो कानड़ देव और शीतल देव है दोस्तों। जबकि दोस्तों नहीं दोस्तों, जालौर में जो शासक है वो है वीरम देव और कानड़ देव। जबकि जो सिवाना में शासक है वो है शीतल देव। तो दोस्तों पहले वो जालौर जाएगा, परंतु क्या होगा जब वो जालौर जाएगा तो जालौर का जो घेरा लगाएगा उसमें क्या होगा, सिवाना जालौर के पास में पड़ता है तो सिवाना वाले लोग उसको परेशान करेंगे, क्योंकि जालौर और सिवाना का जो शासक है वो एक दूसरे के सगे संबंधी है, तो वो उसका रक्षा करने के लिए उनको परेशान करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी वहां का घेरा हटा कर पहले जाएगा सिवाना, और सिवाना में जाएगा, वो सिवाना पड़ता है बाड़मेर में, तो यहाँ जाएगा। पहले जाना यहाँ है, घेरा यहाँ लगाएगा, जबकि साका होगा वो है 1308 का, और वो होगा सिवाना में। सिवाना, और सिवाना का है दोस्तों बाड़मेर में, और फिर आएगा वो 1311 में। 1311 में, और 1311 में दोस्तों कहाँ आएगा वो, जालौर। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ के जो हमें साके पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं। उसके अलावा भी जो इन्फॉर्मेशन है किलो की वो पढ़ेंगे। तो यहाँ हुआ 1301 में रणथंभौर में साका। अब दोस्तों 1301 का साका पढ़ते हैं। 1301, और ये की साका होगा। शासक कौन है यहाँ का, यहाँ का शासक है दोस्तों हमीर देव चौहान। तो हमीर देव चौहान दोस्तों, यहाँ चौहान शासक है, मैंने बताया था आपको पहले भी। और चौहान जो शासन है उसकी स्थापना यहाँ पर गोविंद गोविंद थर्ड करेगा, और वो पुत्र है कौन का, किसका है, पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र है दोस्तों गोविंद थर्ड। तो नहीं दोस्तों, गोविंद राज ने की, गोविंद थर्ड नहीं है, वो गोविंद राज है, वो पृथ्वीराज थर्ड का पुत्र है दोस्तों। अब यहाँ 1301 में हमीर देव शासक है, और उसके सामने कौन है दोस्तों, वो है अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की सबसे अच्छी नीति ये थी कि अगर उसको जीतना है तो वो क्या करता था, वहां पे कोई भी अगर उसको लगता था कि ये व्यक्ति बिक सकता है, कहने का मतलब वो खरीदता था लोगों को, कि कहने का मतलब अपने पास करते कर लेता था और उनसे घूसखोरी कर। तो अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों कुछ लोगों को खरीद लेता था, और दोस्तों बाद में उनके साथ क्या करता था, पहले तो उनको खरीद के यूज करता था कि वो कुछ जाने, उस मान लो किसी किले को उस पर अधिकार करना है तो उस किले के आसपास का कुछ जाने, तो फिर वो अंदर के व्यक्तियों को अपनी तरफ मिलाता था, और बाद में दोस्तों जब उनका काम पूरा हो जाता था उनको मार देता था। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही चाल चली, और अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर के दो सेनापति है दोस्तों, रणमल और रतिपाल, उनको अपनी तरफ मिला लिया। तो ये सेनापति किसके हैं, हमीर के। तो एक तो है रणमल और एक है रतिपाल, तो इनको अपनी तरफ मिलाया। और दोस्तों क्या किया, इनका यूज़ किया, तो इन्होंने किले के जो भेद थे वो बता दिए, और बाद में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने करने मतलब आक्रमण करने का निश्चय किया। अब दोस्तों आक्रमण किया, फिर बाद में इन्होंने यहाँ पे केसरिया करने वाला तो है वो है हमीर, तो केसरिया का नेतृत्व किया हमीर ने। और दोस्तों जो जौहर किया वो किया हमीर की रानी है रंग देवी, उसने। तो केसरिया हमीर हमीर देव ने। और दोस्तों जो जौहर है, अब जौहर में दोस्तों यहाँ पर दो प्रकार के जौहर हुए, और एक जौहर तो पूरा विश्व में एक ही बार हुआ है, वो यहीं पे हुआ है। तो एक है इनकी पत्नी ने रंग देवी ने तो किया अग्नि जौहर, और दोस्तों जो इनकी बेटी है वो है देवल देवी, और देवल देवी ने दोस्तों यहाँ पे किया जल जौहर। और जल जौहर वो किया, वो विश्व का एकमात्र जल जौहर है, विश्व का एकमात्र जल जौहर, एकमात्र जल जौहर। तो ये दोस्तों यहाँ का अम, जो है कहने का मतलब जौहर है वो मिला। अब दोस्तों जो इनकी हिस्ट्री पढ़ मिलती है वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें क्या होता है कि पहले अलाउद्दीन खिलजी में आपको बता देता हूँ क्या होता है, बाकी मैं यहाँ पे वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि अपने को किला पढ़ना है, किले में किसने साका हुआ और कौन राजा था उसके बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, यहाँ पे अपने दो सेनापति उल्लुग खां नुसरत खां को भेजा, और उल्लुग खां नुसरत खां ने पहले एक जाहिन का किला पढ़ेंगे दोस्तों हम आगे। तो जाहिन के किले में क्या किया, अधिकार किया पहले। उसके बाद में यहाँ पर जब जो घेरा डाला था तो उसमें पहले उल्लुग खां नुसरत खां आए हुए थे, तो बाद में उनमें से एक मारा जाता है, फिर वो अलाउद्दीन खिलजी के पास खबर जाती है, अलाउद्दीन खिलजी खुद घेरा डालता है, बाद में ये जोहर होता है। तो जाहिन का किला है वो पढ़ेंगे। जाहिन का दुर्ग है दोस्तों, उसको कहा जाता है रणथंभौर दुर्ग की चाबी, यानी कहने का मतलब किसी भी ताले को खोलने के लिए चाबी की जरूरत होती है। तो रणथंभौर के दुर्ग को अगर ताला माने, तो अगर उसके अंदर जाना है, कहने का मतलब उसके नजदीक जाना है, तो जाहिन के किले पे जो सैनिक थे उनको हराना पड़ता था। तो जाहिन के किले पे अधिकार जरूरी था रणथंभौर के किले पे अधिकार करने से पहले। अब दोस्तों 1301 में हुआ, तो ये डेट भी देख लीजिए, 11 जुलाई को हुआ दोस्तों, 11 जुलाई 1301 को ये सब कुछ हुआ। और दोस्तों इसका रीजन क्या मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया,
तो क्यों किया, तो इसका एक रीज़न मिलता है कि एक मीर मोहम्मद शाह नाम का एक आदमी रहता है, वो अलाउद्दीन खिलजी की एक प्रेमिका रहती है, उससे विवाह कर लेता है। तो मीर मोहम्मद खां बाद में मीर मोहम्मद शाह यहाँ पे अमीर देव के आके शरण लेता है, तो उसकी मांग करता है अलाउद्दीन खिलजी। तो ये सब कुछ कारण पड़ता है दोस्तों, वो कारण हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो था कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानना था, और यहाँ पे शाका और जौहर केसरिया उनका नेतृत्व किसने किया, तो वो जानना था। अब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की एक जो महत्वाकांक्षी नीति है वो भी इसमें हावी रही, कि उन्होंने जो राज किया उसमें। अब दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं जो अगला किला है, वो इसी के पास में किला है, वो है जाहिन का दुर्ग। उसके बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि जाहिन का दुर्ग कहने का मतलब यहाँ का रणथंभौर के दुर्ग का कहलाता है, चाबी कहलाती है। तो छोटा सा विवरण है दोस्तों उसका, यहीं पे देख लेते हैं जाहिन का दुर्ग। और ये दोस्तों चौथा दुर्ग है, इतना इसका मिलता नहीं है कि किसने क्या निर्माण करवाया। तो जाहिन के दुर्ग, और इसको क्या कहा जाता है, रणथंभौर दुर्ग की चाबी। तो ये दोस्तों हुआ अपने सवाई माधोपुर में जो दुर्ग थे उनके बारे में जानकारी। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं, वो करते हैं शुरू जो दुर्ग है कहने का मतलब चित्तौड़ का दुर्ग। हम उसी प्रकार पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिले वाइज पढ़ रहे हैं, बट मैं इस प्रकार पढ़ा रहा हूँ कि जिले तो कंप्लीट हो, वैसे कंप्लीट हो कि 1292 में जो शाखा हुआ वो भी कंप्लीट हुआ, पहला शाखा। दूसरा शाखा 1301 में हुआ, वो भी कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों तीसरा चित्तौड़ में होगा, तो वो देखते हैं। चित्तौड़ में शाखे भी दोस्तों 3 होंगे, ठीक है। 1303 में पहला शाखा होगा, चित्तौड़ का पहला शाखा, जबकि वो राजस्थान का तीसरा शाखा हो जाएगा। तो वो भी पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं चित्तौड़ का दुर्ग। और दोस्तों डिस्ट्रिक्ट है कौन सा, चित्तौड़। अब चित्तौड़ में 2-3 किले में पढ़ेंगे, चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़ जिले में 2-3 दुर्ग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम दोस्तों अब। तो चित्तौड़, अब जिला कौन सा है दोस्तों, चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ जिला। इतनी देर दोस्तों हम कौन सा जिला पढ़ रहे थे, वो सवाई माधोपुर। और दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिला है, उसमें जो दुर्ग पड़ता है वो है पहला दुर्ग, वो है चित्तौड़गढ़। और वो दुर्ग कौन सा हो जाएगा, 5वां। तो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है दोस्तों। अब इसका निर्माण किसने करवाया, क्या इसकी कहानी मिलती है, उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इसका निर्माण को लेके है कि इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया। अब दोस्तों अभी कोई एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि इसका निर्माण किसने करवाया। तो यहाँ पे दोस्तों चित्रांगद मौर्य ने करवाया, ना कि चित्रांग मौर्य। उसमें उस एग्जाम में दोस्तों ऑप्शन थे चित्रांग मौर्य, चित्रांगद मौर्य, चित्रांक मौर्य आदि सब दोस्तों ऑप्शन में थे। बट दोस्तों इसमें फिक्स याद करना है कि किसने निर्माण करवाया। तो इसका दुर्ग का निर्माण मिलता है, वो दोस्तों मिलता है चित्रांगद मौर्य। तो निर्माता हो गया दोस्तों चित्रांगद मौर्य। अब दोस्तों इससे ये पता पड़ता है कि राजस्थान में भी मौर्यों का शासन था। अब ये दोस्तों जो दुर्ग है ये है मेसा के पठार पर, मेसा पठार पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। मेसा का पठार है, वहाँ पर स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और ये जिन जिन नदियों के ऊपर है वो है गंभीरी और बेड़च नदियाँ। कौन कौन सी नदियों पर है दोस्तों, गंभीरी, गंभीर नहीं है दोस्तों, गंभीरी प्लस बेड़च नदी पर है, बेड़च नदी, ठीक है दोस्तों। ये हो गया इसका बेसिक। अब दोस्तों इसके बारे में जो अन्य नाम मिलते हैं इसके, वो देखते हैं। इसको दोस्तों कहा जाता है किलों का सिरमौर, ठीक है, किलों का सिरमौर। सिरमौर का मतलब यानी कहने का मतलब जो किले होते हैं उनमें सबसे अच्छा किला है ये। उन उसकी प्रशंसा की जाए वो भी कम है दोस्तों। इस प्रकार के किलों को सिरमौर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्त है इसको कहा जाता है, और कहा जाता है राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव, ठीक है दोस्तों। ये हो गया इसका अन्य नाम। और भी है दोस्तों इसके अन्य नाम, इसको कहा जाता है वाटर फोर्ट, और इसे ही कहा जाता है राजस्थान का दक्षिणी दक्षिणी प्रवेश द्वार, ठीक है दोस्तों। इसको कहा जाता है चित्रकूट। जब चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था तब इसका नाम रखा था चित्रकूट। और दोस्तों जब अलाउद्दीन खिलजी इस पर आक्रमण करेगा तब इसका नाम कर देगा खिजराबाद। तो एक नाम ये भी मिलता है, ये भी लिख लेते हैं खिजराबाद। खिजराबाद किसने किया दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने एक किया, ठीक है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों इसके अन्य नाम। अब दोस्तों इसके जो अंदर क्या क्या मिलता है, क्या कौन से महल मिलते हैं, इसके कौन से दरवाजे हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी विशेषताओं में इसके जो प्रवेश द्वार हैं और द्वारों के बारे में जानते हैं। तो पहली विशेषता में लेते हैं हम दोस्तों द्वार या पोल, द्वार या पोल।
अब पोल में दोस्तों इसके जो पोल हैं उसका जो प्रवेश द्वार है वो है पार्डन पोल। पार्डन पोल, ठीक है दोस्तों, ये हो गया पार्डन पोल, ये हो गया इसका प्रवेश द्वार। अब दोस्तों इसका जो अन्य द्वार मिलते हैं उनके बारे में जानते हैं। एक है दोस्तों भैरव पोल, भैरव पोल। एक है दोस्तों हनुमान पोल। दोस्तों सारे लगभग लगभग सारे देवी देवताओं के नाम पर ही है। हनुमान पोल। हनुमान पोल के बाद में है दोस्तों गणेश पोल, गणेश पोल। और गणेश पोल के बाद में है दोस्तों जॉर्डन पोल, जॉर्डन पोल, ठीक है दोस्तों। 5 हो गए। अब दोस्तों एक है इनका लक्ष्मण पोल, लक्ष्मण पोल। और एक है दोस्तों राम पोल। तो ये दोस्तों 7 दरवाजे हैं, उनके बारे में देख लिया हमने कि कौन कौन से हैं। पाडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, जॉर्डन पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। ये हो गया दोस्तों यहाँ के दरवाजे। अब दोस्तों यहाँ का जो प्रवेश द्वार है वो कौन सा है, पाडन पोल। तो ये हो गया दोस्तों इसका प्रवेश द्वार। अब दोस्तों इन द्वारों पे छतरियां बनी हुई है, उन छतरियों के बारे में जान लेते हैं कि किस द्वार पर कौन सी छतरी है, ठीक है दोस्तों। अब जो है भैरव पोल है, ये भैरव पोल, इस भैरव पोल पे है कल्ला और जयमल की छतरी। दोस्तों जब हम इसमें शाखा पढ़ेंगे कि कौन किस किसके नेतृत्व में शाखा हुए, तो उनके बारे में जानेंगे कि एक कल्ला जी थे, और अपने चाचा जयमल को कंधों पे बिठा के लड़े, इसलिए उनको 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है। तो उनकी छतरी कहाँ दोस्तों, भैरव पोल पर। यहाँ पर है जयमल और फत्ता की छतरी, जयमल और कल्ला की छतरी। जबकि दोस्तों राम पोल है, वहां पर है फत्ता की छतरी, फत्ता की छतरी, ठीक है दोस्तों। ये छतरियां हैं। और दोस्तों देखते हैं इसके अंदर और क्या मिलता है। एक दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। और दूसरा हमने देखा था जो दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो है जैसलमेर का दुर्ग। तो विश्व का पहला लिविंग फोर्ट, पहला नहीं दोस्तों, ये सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। और दोस्तों इसको जो इतिहास में लिया जाता है, तो कहने का मतलब इसको इस मान मौर्य, चित्रांगद मौर्य ने तो इसका निर्माण करवाया। जबकि दोस्तों एक शासक बनेगा मान मौर्य, मान मौर्य। और मान मौर्य जो है दोस्तों, उससे जो यहाँ पर गुहिलों की स्थापना होगी, तब इसको मान मौर्य से बप्पा रावल, ये जिसका नाम काल भोज मिलता है, वो मान मौर्य से इसको 734 में छीन लेंगे इस दुर्ग को, ठीक है दोस्तों। और वहाँ पर गुहिलों की सत्ता स्थापित होगी। बाद में दोस्तों वही गुहिल शाखा, जिसमें रावल शाखा, राणा शाखा 2 आएगी, तो वो भी हम इतिहास में लेंगे, तब पढ़ लेंगे। जब हम शाखा पढ़ेंगे तब भी थोड़ा बहुत मैं बताते रहूँगा आपको। तो ये मिल गया दोस्तों इसका कि मान मौर्य से इन्होंने छीना। और दोस्तों इसका जो आकार मिलता है वो व्हेल मछली के समान आकार मिलता है। तो व्हेल के समान आकार है, व्हेल के समान आकार, ठीक है दोस्तों। ये हो गया इसका अन्य। और दोस्तों अब जानते हैं यहाँ पर जो इसके अंदर जो मंदिर बने हुए हैं उनके बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पर बने हुए मंदिर। यहाँ पर दोस्तों 3-4 मंदिर बने हुए हैं। जैसे पहला मंदिर है मीरा मंदिर। और दोस्तों मीरा मंदिर की जो मूर्ति है वो दोस्तों जगत शिरोमणि मंदिर कनकावती द्वारा बनवाया गया आमेर में, वहाँ पर पड़ी है। जिस कृष्ण की मूर्ति को मीरा पूजती थी वो मूर्ति वहाँ पर है। बाकी दोस्तों जो मीरा जी है उनका मंदिर कहाँ है, तो मीरा मंदिर है एक। तो ये दूसरी विशेषता है दोस्तों, यहाँ के मंदिर पढ़ रहे हैं हम। मंदिर पहले दोस्तों हमने देखा था यहाँ के दरवाजे, मीरा मंदिर है यहाँ पर। एक है दोस्तों यहाँ पर एक सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर। इसका दोस्तों नाम मिलता है, वो मिलता है कलिका मंदिर, कलिका मंदिर, कलिका मंदिर भी इसको कहा जाता है। एक ये मंदिर हो गया। एक यहाँ पर दोस्तों मिलता है जैनियों से संबंधित मंदिर मिलता है, सतबीस, सतबीस देवरी, ठीक है दोस्तों। ये है मंदिर जैन धर्म का। एक दोस्तों यहाँ पर मिलता है समीधेश्वर मंदिर, जिसको दोस्तों बाद में मोकल मंदिर कर दिया गया। समीधेश्वर, समीधेश्वर मंदिर, जिसे दोस्तों बाद में मोकल मंदिर, राणा मोकल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, उसका नाम मोकल मंदिर कर दिया गया। और इसको बनवाया था भोज ने, राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया। दोस्तों एक यहाँ पर जो मिलता है वो मिलता है त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन
नारायण मंदिर। तो दोस्तों ये मिल गए यहाँ पर 5 मंदिर, और इस मीरा मंदिर का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। तो कुंभा जी द्वारा निर्मित, कुंभा जी द्वारा निर्मित। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मीरा। दोस्तों भोजराज की पत्नी थी, जो सांगा का पुत्र मिलता है बाद में, जब उसकी मृत्यु हो जाती है खानवा के युद्ध में। उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, और बाद में मीरा वहीं पे कृष्ण की पूजा करने लग जाती है, और दोस्तों वहीं रहने लग जाती है मेवाड़ी। और मेवाड़ में उनकी पूजा पाठ के लिए कुंभा जी एक मीरा मंदिर का निर्माण करवाते हैं, जहाँ पर कहने का मतलब कृष्ण को पूजते हैं, और बाद में वहाँ मीरा मंदिर का निर्माण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक यहाँ पर दोस्तों कुंभ श्याम मंदिर भी मिलता है, कुंभ श्याम मंदिर। ठीक है दोस्तों, ये 5-6 मंदिर मिले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 2 स्तंभ मिलते हैं। एक तो जैन जैन धर्म से संबंधित स्तंभ है, जिसे जैन स्तंभ कहा जाता है, या जैन मुनि जिजाक द्वारा बनवाया गया दोस्तों वो। तो एक तो है जैन स्तंभ। तीसरी विशेषता है दोस्तों स्तंभ, और स्तंभ 2 है दोस्तों। ठीक है, स्तंभ दो है दोस्तों। एक स्तंभ है जो है 7 मंजिला। दोस्तों वो देख लेते हैं कौन सा स्तंभ है वो 7 मंजिला। ये दोस्तों 7 मंजिला स्तंभ है, वो है जैन धर्म से संबंधित। और इसका निर्माण किसने करवाया था? वो निर्माण करवाया था, ये है जैन धर्म से संबंधित, पहले तो जैन धर्म से। और दोस्तों इसका निर्माण कराया था जैन मुनि जिजाक ने, जैन मुनि जिजाक जिजाक ने इसका निर्माण करवाया। और दोस्तों जो ये समर्पित है वो है आदिनाथ को समर्पित। दोस्तों जो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, उनमें जो पहले तीर्थंकर है उनका नाम है आदिनाथ, तो ये आदिनाथ को समर्पित है, आदिनाथ को। ठीक है दोस्तों, आदिनाथ या ऋषभ देव एक ही नाम है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों यहाँ का पहला स्तंभ। अब दोस्तों जो दूसरा स्तंभ मिलता है वो दोस्तों 9 मंजिला है, और वो बड़ा भी है। तो उसके बारे में जानते हैं। उसका है विजय स्तंभ नाम है, और उसको कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। ये किस लिए बनवाया गया, कौन बनवाया, किसने बनवाया, तो वो सब भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 9 मंजिला मंदिर है। यहाँ पर क्या क्या तीसरी मंजिल पर क्या लिखा हुआ है वो सब जानते हैं, कितना बड़ा है ये। ये हो गया दोस्तों 9 मंजिला। अब इसका निर्माण करवाया किसने? ये दोस्तों पहले तो समर्पित किसको है उसके बारे में जानते हैं, और दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया तो वो जानते हैं। तो दोस्तों पहले देखते हैं ये इसका नाम क्या है? विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ, इसी का नाम है। और इसका निर्माण किसने करवाया? वो निर्माण करवाया दोस्तों महाराणा कुंभा ने, राणा कुंभा ने। और दोस्तों क्यों करवाया? क्योंकि दोस्तों महाराणा कुंभा ने एक युद्ध लड़ा था, सारंगपुर का युद्ध। और सारंगपुर का युद्ध लड़ा, उस सारंगपुर के युद्ध में दोस्तों ये लड़ा गया, ये लड़ा 1438 में। और मालवा का एक सूबेदार था, नहीं मालवा का सुल्तान था, कहने का मतलब मालवा का जो सूबेदार सुल्तान था वो था महमूद खिलजी प्रथम। तो महमूद खिलजी प्रथम को हराया, और उसी विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने किसका निर्माण करवाया दोस्तों? विजय स्तंभ का। और कहने का मतलब कि कुंभा के मध्य हुआ सारंगपुर का युद्ध, और इसमें कुंभा जीत जाते हैं। इसको पकड़ के 6 महीने तक कैद कर देते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अब दोस्तों इसकी जो तीसरी मंजिल मिलती है, उस तीसरी मंजिल पर दोस्तों लिखा हुआ है 7 बार अल्लाह। तो तीसरी मंजिल ये है, 7 बार अल्लाह शब्द का उल्लेख है, अल्लाह शब्द का उल्लेख। ये दोस्तों विष्णु को समर्पित है। और दोस्तों जो इसकी हाइट है वो है 120 फीट हाइट है इसकी। इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है इसकी, ये है 120 फीट, 120 फीट ये इसकी ऊंचाई है। और दोस्तों इसमें 157 सीढ़ियाँ, 157 सीढ़ियाँ। और दोस्तों इस पे ये जो है वो राजस्थान बोर्ड की किताबों पे जो लोगो है उसके अंदर भी आता है। और दोस्तों इसके ऊपर जो डाक डाक टिकट जारी किया गया वो भी जारी किया गया है। तो डाक टिकट, डाक टिकट जारी। और ये कब किया गया दोस्तों? इसको किया गया डाक टिकट को 15 अगस्त 1949 को ये डाक टिकट जारी किया गया। और ये पहली इमारत है राजस्थान की जिसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया।
ठीक है, राजस्थान की पहली इमारत। ठीक है दोस्तों, ये हुआ जो दो स्तंभ हैं उनके बारे में, और ये है दोस्तों समर्पित भगवान विष्णु को। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखते हैं यहाँ अन्य और क्या क्या मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मिलती है एक भीम तालाब, भीम तालाब। और इस भीम तालाब है ये दोस्तों मौर्य काल का माना जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक मिलता है श्रृंगार चौरी, श्रृंगार चौरी। दोस्तों श्रृंगार चौकी है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में है, जबकि श्रृंगार चौरी है, जो श्रृंगार चौकी है वहाँ पर राज तिलक होता था मारवाड़ के शासकों का। और जो श्रृंगार चौरी है वहाँ पर, यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, राणा कुंभा की जो पुत्री है उसके लिए ये इस चौरी का निर्माण करवाया गया। तो कुंभा का के काल का है दोस्तों ये, कुंभाकालीन, और उनकी पुत्री है उसके उसके विवाह के लिए इसका निर्माण करवाया गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक मिलता है गोरा बादल महल, गोरा बादल महल। दोस्तों जो शाखा होगा पहला उसमें गोरा बादल क्या है वो हम जानेंगे। तो गोरा बादल के महल है यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों रानी पद्मिनी के महल है, पद्मिनी के महल है। ये दोस्तों हम दोनों एक साथ जान लेंगे कि पद्मिनी कौन है। यहाँ पर दोस्तों एक रेदास जी की छतरी मिलती है, रेदास जी की छतरी, ये अंदर है दोस्तों। रेदास जी कौन है दोस्तों, रेदास जी को हम संत और संप्रदाय में पढ़ेंगे, जो मीरा को दोस्तों यहाँ पे भक्ति भाव में भक्ति भाव करते हुए देखना चाहते थे। और रेदास जी यहाँ पर आए भी थे चित्तौड़, मीरा से मिले भी थे, मीरा के गुरु भी थे। तो रेदास जी की छतरी मिलती है यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों एक बाघ सिंह की छतरी मिलेगी, ये बाघ सिंह दोस्तों। तो दोस्तों एक मंदिर और कौन सा होगा, तुलजा भवानी, और तुलजा भवानी किसकी आराध्य है, शिवाजी की। अब दोस्तों एक नवलखा बुर्ज मिलती है, वो बनवीर के द्वारा बनवाई गई। अब दोस्तों यहाँ के देखते हैं जो साके हुए वो, तो शुरू करते हैं चित्तौड़ में हुए साके। तो दोस्तों मैंने अलाउद्दीन खिलजी को लेकर बताया था कि आपको अलाउद्दीन खिलजी राजस्थान में अभियान कर रहा है। तो 1301 में रणथंभौर पे किया, 1303 में उसने चित्तौड़ की ओर अभियान किया। और चित्तौड़ में जो शासक है उस समय वो है रतन सिंह। और दोस्तों दिल्ली का शासक कौन है, खिलजी सल्तनत का है, खिलजी खिलजी वंश का है, और वो है अलाउद्दीन खिलजी। अब दोस्तों हुआ क्या कि रतन सिंह का एक पुरोहित रहता है राघव चेतन, वो किसी बात से लेके भड़क जाता है रतन सिंह उस पे, और वो रतन सिंह को उसके वंश का सर्वनाश करने के लिए करके उसका विरोध करके चला जाता है। और जो वो चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जाके वो पद्मिनी के बारे में कुछ ऐसा वैसा बोलता है। फिर बाद में कहने का मतलब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। आक्रमण करने के पीछे वो पद्मिनी का भी माना जाता है कि पद्मिनी थी वो महिलाओं के प्रति ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी का शौक, तो ऐसा कुछ करके था। और अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति में भी ये कार्य कर रहा था। दोस्तों एक गुजरात था, तो दिल्ली से गुजरात के लिए रास्ता भी चाहिए था। गुजरात में क्या दोस्तों व्यापार वाणिज्य समृद्ध था, व्यापार वाणिज्य समृद्ध था। तो इसके लिए भी इन्होंने ये करना जरूरी था कि यहाँ रणथंभौर और फिर चित्तौड़, और उनको गुजरात का मार्ग सही चाहिए था, इसलिए वहाँ पे कोई खतरा ना हो, इसलिए भी इसको राजस्थान जीतना जरूरी था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। तो एक तो हो गया पद्मिनी का कारण, मान सकते हैं उसको। बाकी इसकी साम्राज्यवादी नीति और गुजरात के लिए मार्ग की आवश्यकता। तो ये सब कुछ कारण थे अलाउद्दीन खिलजी के इस पे आक्रमण के। दोस्तों हम उसको इतिहास में अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पे साका हुआ इसका बता देता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों यहाँ होता है कि अलाउद्दीन खिलजी पहले घेरा डालता है, उसके बाद में वो धोखे से रतन सिंह को पकड़ लेता है और पकड़ के दिल्ली ले जाता है। बाद में दोस्तों गोरा और बादल, जो मैंने गोरा बादल की छतरी बताई तब मैंने ये बताया था कि हम जब साके पढ़ेंगे तब देखेंगे कि गोरा बादल कौन है। दोस्तों गोरा और बादल पद्मिनी के रिश्तेदार हैं। वो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से रतन सिंह को दिल्ली से छुड़ा के ले आते हैं। ठीक है, फिर बाद में अलाउद्दीन खिलजी पुनः घेरा डालता है किल दुर्ग के। और दोस्तों फिर क्या होता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी घेरा डालता है, और बाद में जो रतन सिंह तो करते हैं केसरिया का नेतृत्व, और दोस्तों जो जौहर का नेतृत्व करती है वो करती है पद्मिनी। तो ये हुआ दोस्तों कि केसरिया किसने किया और जौहर किसने किया, रतन सिंह ने। तो दोस्तों इसी के साथ लड़ते हुए गोरा और बादल भी मारे जाते हैं। इसके ही सगे संबंधी है गोरा और बादल, काका और भतीजा हैं दोस्तों गोरा और बादल, गोरा और बादल। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब दोस्तों क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ अधिकार हो गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। तो उसने पहले तो वहाँ मार काट मचाई, उसके बाद में दोस्तों ये माना जाता है कि उसने 40,000 के करीबन लोगों को मरवाया। तो उसके बाद में जो दोस्तों ये है क्या, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बहुत बड़ा है, तो अंदर ही लोग रहते थे।
तो जब इसने घेरा डाला था उसके बाद में अनाज की आपूर्ति खत्म हो जाने के बाद में इन्होंने केसरिया और जौहर का निश्चय लिया, और बाद में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का जब अधिकार हो गया तब उसने इस किले का नाम खिजराबाद कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये खिजराबाद हो गया। और खिजराबाद क्यों किया? क्योंकि उसके पुत्र का नाम है खिजिर खां, और खिजिर खां को वहाँ का किलेदार बनाकर इसका नाम खिजराबाद कर दिया। खिजिर खां को किलेदार बनाया। अब दोस्तों जब खिजिर खां जब यहाँ से वापस दिल्ली चला जाता है तब खिजिर खां यहाँ का जो किलेदार बना के जाता है वो बना के जाता है मालदेव सोनगरा को। दोस्तों अब जब इतिहास पढ़ेंगे मेवाड़ का तब उसमें ये जानेंगे मालदेव सोनगरा बारे में और अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण हुआ उसके बारे में। तो मालदेव सोनगरा, इसको मूछाला मालदेव भी कहा जाता है, मूछाला मालदेव, क्योंकि इसकी दोस्तों बड़ी बड़ी मूछें थी तो इसको मूछाला मालदेव कहा जाता है। तो इसको किलेदार बना दिया गया। बाद में दोस्तों इन्हीं के एक वंशज होता है, तो उसके उससे है ना, इनके एक किसी वंशज से एक सिसोदा गांव का हमीर रहता है, हमीर सिसोदा, या इसका नाम मिलता है हमीर सिसोदिया। सिसोदिया उनसे ये दुर्ग छीन लेता है और वापस जो राणा शाखा रावल शाखा चल रही थी उसको राणा शाखा में बदलता है। हमीर और मेवाड़ में पुनः राजपूतों का अधिकार हो जाता है। अब दोस्तों जो पद्मिनी वाली घटना है वो मिलती है हमें मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है दोस्तों पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी, इसकी पुस्तक है दोस्तों पद्मावत। उस पद्मावत में ये घटना मिलती है। बाकी दोस्तों इतना कुछ मिलता नहीं। और दोस्तों ये मलिक मोहम्मद जायसी है वो दोस्तों शेरशाह सूरी के काल में है। तो दोस्तों इस घटना को ज़्यादातर वो दिया नहीं जाता कि यही घटना सच होगी पद्मिनी वाली। बाकी दोस्तों अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। तो ये हो गया यहाँ का पहला शाखा कि कौन था, रतन सिंह था यहाँ का केसरिया का नेतृत्व, तो अलाउद्दीन खिलजी था आक्रमण करने वाला। अब दोस्तों दूसरा शाखा होता है जो दोस्तों मैंने बाघ सिंह की छतरी पढ़ाई थी, वो बाघ सिंह इसमें आएगा, और ये होता है दोस्तों 1534 में। अब दोस्तों 1534 में कौन है क्या है तो उसके बारे में जानते हैं। तो 1534 में दोस्तों विक्रमादित्य है, और विक्रमादित्य यहाँ का शासक है परंतु वो अल्पायु का है। और दोस्तों इस बार आक्रमण करने वाला है वो है बहादुर शाह। और दोस्तों बहादुर शाह कोई दिल्ली विल्ली का शासक नहीं है, वो है गुजरात का शासक। गुजरात का शासक है दोस्तों बहादुर शाह। ये गुजरात का शासक यहाँ आक्रमण करेगा, और यहाँ पर जो शासक है वो है विक्रमादित्य, और वो है दोस्तों अल्पायु में। तो अल्पायु में है तो उसकी माँ उसकी संरक्षिका बन रखी है, और उसकी माँ है कर्मावती। दोस्तों कर्मावती यहाँ पर उसकी संरक्षिका है। और दोस्तों एक देवलिया ठिकाना पड़ता है जो मेवाड़ का है, तो देवलिया ठिकाने का एक ठाकुर है बाघ सिंह, ठाकुर बाघ सिंह, ठाकुर बाघ सिंह। ये दोस्तों यहाँ पर इनका संरक्षक बना हुआ है, यानी सेनापति है दोस्तों विक्रमादित्य का। विक्रमादित्य का संरक्षक का कौन है? कर्मावती। तो दोस्तों क्या होता है कि विक्रमादित्य जो है वो लड़ने जा नहीं सकता, तो बाद में बाघ सिंह जाते हैं और बाघ सिंह इसमें करते हैं केसरिया का नेतृत्व, और दोस्तों जो कर्मावती है वो करती है जौहर का नेतृत्व। तो ये होता है दोस्तों दूसरा शाखा और 1534 में। अब दोस्तों इसके बाद में जो घटना मिलती है कि जो विक्रमादित्य है उसको बनवीर मार देता है। बनवीर के बाद और जो इसका भाई मिलता है छोटा वो है उदय सिंह। उदय सिंह को बचा देती है पन्ना दाई, वो दोस्तों हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब दोस्तों तीसरा शाखा जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा है उसके बारे में पढ़ते हैं, थर्ड। और ये होता है दोस्तों 34 के बाद में। इसके दोस्तों जस्ट डबल है 34 के 68। दोस्तों याद रखिएगा कौन सा शाखा कब हुआ। पहला दोस्तों राजस्थान का पहला शाखा 1292 में हुआ, फिर दूसरा शाखा 1301 में हुआ अलाउद्दीन खिलजी के काल में, तीसरा शाखा दोस्तों 1303 में हो रहा है। फिर चित्तौड़ की शाखे देख लें तो 1534 और 1568 में दोस्तों 3 शाखे हैं। अब दोस्तों इसमें कौन है शासक? इस समय जो शासक है वो है उदय सिंह। ठीक है दोस्तों, उदय सिंह जिनको बचाता है, विक्रमादित्य का भाई है जिसको बचाती है कौन? पन्नादाई। और इनके सामने कौन है? अकबर। तो अकबर आता है दोस्तों, वही घेरा लगाता है बाद में अलाउद्दीन खिलजी की तरह, वो भी नरसंहार करेगा अंदर। अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर जो उदय सिंह है वो सरदारों के कहने पर शासन छोड़ के जंगलों में चले जाते हैं, और यहाँ पर वो सौंप के किसे जाते हैं? जयमल और फत्ता को दुर्ग सौंप जाते हैं। जयमल व फत्ता, जयमल व फत्ता को दुर्ग दुर्ग सौंपते हैं कौन? उदय सिंह। ठीक है दोस्तों, ये उदय सिंह ने दुर्ग सौंप दिया किसको? जयमल और फत्ता को। तो अब दोस्तों क्या होता है
जब ये चले जाते हैं तो फत्ता जो है और जयमल है दुर्ग का नेतृत्व वो संभालते हैं दुर्ग को। और दोस्तों क्या होता है कि युद्ध चलता रहता है। शाम को जो जिस प्रकार अकबर की सेनाएं तोपें चलाती है तो दुर्ग को क्षति पहुंचती है। तो क्या होता है कि जयमल जो है वो दुर्ग की दीवार पे चढ़कर दीवारों को रिपेयर करवा रहा था। तो क्या हुआ, अकबर को वो दिखाई दिया और अकबर ने वहां से गोली चलाई, अपनी बंदूक संग्राम से गोली चलाता है अकबर। संग्राम नामक बंदूक है अकबर के पास, तो वहां से गोली चलाता है और जयमल के पैरों में वो गोली लगती है तो जेमल घायल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो होता है अलग घटना। अब दोस्तों क्या हुआ, जो यहाँ पे एक और वीर पुरुष मिलता है, वो है कल्लाजी। तो कल्लाजी कौन है उनके बारे में जानते हैं, बाद में इस घटना को लिंक करते हैं। क्या है, तो जेमल का भतीजा है कल्ला। ये कौन है, भतीजा। और दोस्तों जो जेमल की बहन है वो है फूल कवर। और वो फूल कवर दोस्तों पत्नी किसकी है, ये पत्नी है फत्ता की। तो फत्ता की कौन है, पत्नी दोस्तों फूल कवर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जब केसरिया होता है तब पहले जेमल कमान संभाले हुए रहता है और बाद में दोस्तों फत्ता इसकी कमान संभालता है। और दोस्तों केसरिया में दोस्तों हम जेमल और फत्ता दोनों को मान सकते हैं और जौहर में फूल कवर ने जौहर किया। अब दोस्तों इन दोनों की वीरता, जेमल और फत्ता की वीरता को देखकर दोस्तों अकबर इनसे प्रभावित होता है और इनकी जो गजारूढ़ मूर्तियां वो आगरा किले के सामने रखवाता है। दोस्तों जब औरंगजेब शासक बनता है तो इनकी वो मूर्तियां तुड़वा देता है। परंतु दोस्तों राय सिंह बनते हैं बीकानेर के शासक, वो वैसी की वैसी गजारूढ़ मूर्तियां जूनागढ़ दुर्ग के सामने लगवाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हुआ ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का स्थापत्य में चित्तौड़ का दुर्ग और तीनों शाखा। ठीक है दोस्तों, जो 1303, 1530 और 1568 में हुए। अब ये हुआ दोस्तों चित्तौड़ के दुर्ग का। अब दोस्तों हमने चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट वाइज हम पढ़ रहे हैं, तो चित्तौड़ के दुर्ग में एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अलावा एक चित्तौड़ जिले में एक दुर्ग और मिलता है, उसका नाम है दोस्तों भैंसरोडगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों वो भी पढ़ते हैं। तो दुर्ग पढ़ना शुरू करते हैं। भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। अब दोस्तों ये दुर्ग बनवाया था भैंसासा और रोड़ासा चारण ने। अब दोस्तों ये किस लिए बना वो भी बता देता हूँ। तो भैंसासा इसने बनवाया और रोड़ाचारण इन दोनों ने मिलकर बनाया। अब दोस्तों हुआ क्या कि व्यापारी व्यापार करने जाते थे तो यहाँ पर दोस्तों रुकने की व्यवस्था नहीं थी। और दोस्तों रुकने की व्यवस्था नहीं थी तो बारिश में और डाकुओं का भी भय रहता था। तो इन दोनों व्यापारियों ने इस दुर्ग का निर्माण कराया रहने के लिए। अब दोस्तों ये सब कुछ हुआ। अब इन्होंने ये निर्माण करवाया। और दोस्तों ये है एक जल दुर्ग है, राजस्थान के जल दुर्ग भी पढ़ेंगे दोस्तों। जल दुर्ग में कौन कौन आते हैं, सबसे अच्छे कौन है। और दोस्तों भैंसरोडगढ़ कौन सा दुर्ग का प्रकार है, और दोस्तों वो है जल दुर्ग का प्रकार। कौन दोस्तों, भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। जो दोस्तों भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है वो चंबल और बामनी नदी के किनारे है। चंबल व बामनी नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। और दोस्तों ये जल दुर्ग है ये बता दिया। अब दोस्तों कर्नल टोड ने इसके लिए क्या कहा है कि व्यापारी काफिलों की सुरक्षा हेतु उपयोग किया जाता था ये भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। तो दोस्तों ये हुआ भैंसरोडगढ़ के दुर्ग के बारे में। यहाँ पर दोस्तों ये अधिकतर मेवाड़ के शासकों के अधीन ही रहा। और दोस्तों यहाँ पे ये दुर्ग अरावली पर्वतमाला के ऊपर स्थित है। दोस्तों ये हुआ डिस्ट्रिक्ट में चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब दोस्तों कल हम नया जिला लेके आएंगे और उसमें अलग दुर्ग पढ़ेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुपर 7 को सब्सक्राइब करें।